Hey guys, this is Abhishek Singh and I welcome you all on the YouTube platform of Plutonium Academy. बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर 2 है। आज लेक्चर 1 में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्योंकि आइसोमेरिज्म का जब क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था तो ये दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो फर्दर दो तरह का होता है, कन्फिगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। तो स्टीरियो को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले बच्चों हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कवर अप कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसकी पहली कैटेगरी थी पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं इन आवर फर्स्ट क्लास, इन आवर फर्स्ट लेक्चर। So in lecture 2 means in today's lecture we are going to study chain isomers. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं फिर से बताओ बेटा। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है। अब पोजीशन आइसोमर के बाद नंबर 2 पे हम लोग पढ़ने वाले हैं चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स में मैं क्या बोलूंगा, इसको अगर एक लाइन में मुझे सिंपली डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगा कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula, compounds having same molecular formula but different parent chain are called chain isomers, are called chain isomers। और इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं बच्चों? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट पेरेंट चेन की लेंथ या पेरेंट चेन डिफरेंट होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? चेन आइसोमर्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ही एक टाइप है। ठीक है बच्चों। चलो, जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया ब्यूटेन C4H10। हम लोग जानते हैं एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन्स का बच्चों क्या होता है? CnH2n+2, राइट। यही फॉर्मूला होता है एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला, इतना तो हम लोग पहले से जानते हैं। तो C4H10 ये बेटा ब्यूटेन का फॉर्मूला है। अब ब्यूटेन के फॉर्मूले में देखते हैं हम लोग कौन कौन सी चेन्स पॉसिबल हैं बेटा। या तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं CH3 CH2 CH2 एंड CH3, या इसी को और मैं कैसे लिख सकता हूं? CH3 CH CH3 एंड CH3। बच्चों बताओ, यहां पर भी 1 2 3 4 कार्बन एंड 3 2 5 2 7 3 10, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। और इस वाले में भी 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन। यानी दोनों कंपाउंड्स का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। बट जरा पेरेंट चेन की लेंथ हम लोग देखें। पेरेंट चेन की लेंथ हम लोग देखते हैं बेटा, तो 1 2 3 4 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, जबकि यहां पे पेरेंट चेन जो है या प्रिंसिपल कार्बन चेन जो है 1 2 3। जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन होती है उसी को हम प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन कहते हैं। ये IUPAC नोमेनक्लेचर में मैंने आप लोगों को समझाया था। तो बताओ, यहां पर 4 कार्बन की पेरेंट चेन बनी है जबकि यहां पर 3 कार्बन की पेरेंट चेन बनी है। तो इन दोनों आइसोमर्स को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? चेन आइसोमर। अच्छा, चेन आइसोमर को मैं शॉर्ट में CI लिखा करूंगा। कहीं पे मुझे पोजीशन आइसोमेरिज्म करना रहेगा डिनोट, तो मैं PI लिखा करूंगा। ठीक है ना, आप लोग समझ जाना। तो ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर्स हमने बना के देखे? 2 चेन आइसोमर्स देखे। ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर्स देखे? 2 चेन आइसोमर्स हम लोगों ने देखे। तो बेटा पहले मैं सारे एल्काइल ग्रुप्स की 1 बाय 1 आपको चेन आइसोमेरिज्म बता देता हूं। चेन आइसोमर्स उनके ड्रॉ कर करके हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद उसको टैबुलेट कर लेंगे, एक टेबल के फॉर्म में बना लेंगे ताकि हमें एट अ टाइम याद रहे। कभी भी कोई पूछे तो हम तुरंत उसको बता सके। 7 कार्बन तक ही याद रखिए, 7 कार्बन तक हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे। 8 कार्बन 9 कार्बन और 10 कार्बन का हम लोग क्लास में ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, उनके नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं, बस उसके नंबर से याद रख लोगे ताकि अगर इनकेस एग्जाम में पूछ दिया तो वो नंबर हमें याद रहे। बाकी 7 कार्बन तक की हमें जरूरत पड़ती है डिटेल में, तो उसको हम लोग क्लास में देखेंगे। तो देखो,
सबसे पहला एल्केन, सबसे बेसिक एल्केन जो था वो कौन सा था बेटा? मीथेन। एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है तो एक ही चेन बन सकती है, इसमें कोई चेन बेसिकली हम कुछ और कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब दो कार्बन है, तो अब बताओ दो कार्बन में इथेन, इसके अलावा क्या हम कोई और चेन बना सकते हैं? कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, तो यही एक ऑप्शन है। तीसरा प्रोपेन, प्रोपेन में हम तीनों कार्बन्स को स्ट्रेट चेन में ही तो अरेंज करेंगे। बताइए, इस कार्बन को अगर आप उठा के यहां पे भी जोड़ दें तब भी तो वो तीन कार्बन की ही स्ट्रेट चेन बन जाएगी बच्चों। तो तीन कार्बन तक हमें चेन आइसोमेरिज्म के बारे में कुछ खास नहीं जानना है। बात शुरू होती है चौथे कार्बन से। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? ब्यूटेन C4H10, यानी ब्यूटेन का चेन आइसोमेरिज्म देखेंगे, जो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया। फिर पेंटेन C5H12, पेंटेन का चेन आइसोमर्स ड्रॉ करके देखेंगे बच्चों। हेक्सेन यानी C6H14 के चेन आइसोमर्स ड्रॉ करके देखेंगे। सॉरी, हेक्सेन के चेन आइसोमर्स ड्रॉ करके देखेंगे। और सातवां हेप्टेन C7H16 हेप्टेन, इसके चेन आइसोमर्स ड्रॉ करके देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया 8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन, यानी ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, इनके बस नंबर्स याद रखेंगे कि कितने आइसोमर्स इनको होते हैं, बाकी हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद ब्यूटेन। एक बात और याद रखना, एल्केन में सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। जो कार्बन की फ्री वैलेंसीज होती हैं दे आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। मैं हाइड्रोजन एटम अब बार बार नहीं लिखूंगा, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है उसमें बच्चों। तो चलो, C4H10 बेटा 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन की चेन हम लोग कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम लोगों की स्टार्टिंग सबसे पहले क्या होनी चाहिए? किसी भी कंपाउंड का बनाना है तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन पहले बना दो, स्ट्रेट चेन। तो 4 कार्बन की मैंने स्ट्रेट चेन ड्रॉ की, एक पेरेंट चेन बनी 4 कार्बन की। दूसरी फिर कौन सी चेन पॉसिबल है बेटा? हम लोग सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करके देखेंगे एल्केन्स के, बाद में उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सा चेन है, कौन सा पोजीशन आइसोमर है। दूसरी बेटा, अब देखो इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है? 4 कार्बन की चेन थी, आपने लास्ट वाला कार्बन उठाया तो बची 3 कार्बन की चेन, और लास्ट वाले कार्बन को अब घुमाना स्टार्ट करो, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे। तो बेटा जब आपने इसी कार्बन पे लगा दिया तो बताइए आपको तो सेम मिल गई फिर से 4 कार्बन की चेन, यानी ये तो सेम स्ट्रक्चर बन गया, आइसोमर नहीं बना, यानी ये नहीं कर सकते। फिर क्या ऑप्शन है? 3 कार्बन की चेन के बाद सेकेंड कार्बन पे लगाओ। हाँ बिल्कुल, सेकेंड कार्बन पे जब आपने लगाया तो आपको दूसरा आइसोमर मिला। अब कुछ बच्चे ने बोला कि भाई थर्ड कार्बन पे भी सर लगा के दिखाइए, वहां पे भी तो एक आइसोमर मिलना चाहिए। मैंने कहा ये देखो थर्ड कार्बन पे जब मैं लगा रहा हूं फिर से मुझे 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन मिल जा रही है, यानी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, फर्स्ट वाले के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल गया, विच इज नॉट एन आइसोमर। तो बच्चों ये फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो कितने आइसोमर्स मिले? ब्यूटेन में 2 आइसोमर्स मिले बेटा, ब्यूटेन में 2 आइसोमर्स मिले। कौन से आइसोमर्स हैं ये 4 कार्बन की पेरेंट चेन है और ये 3 कार्बन की पेरेंट चेन है। तो बच्चों जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट प्रिंसिपल चेन की लेंथ डिफरेंट होती है, लेंथ डिफरेंट होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? चेन आइसोमर्स कहते हैं। सो कंपाउंड मॉलिक्यूल 1 एंड 2 के बीच में क्या रिलेशन है? दे आर CI, दे आर CI। अच्छा, जो पोजीशन आइसोमर्स होंगे उन्हें हम PI कहेंगे, जो चेन आइसोमर्स होंगे उन्हें हम CI कहेंगे, क्योंकि एल्केन्स में हमें 2 ही तरह के आइसोमर्स मिलेंगे, या तो चेन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर्स। ओके, तो ब्यूटेन में हमने देख लिया 2 आइसोमर्स मिलते हैं। ब्यूटेन के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा पेंटेन। तो नेक्स्ट इज आवर पेंटेन C5H12। देखो चेन को
एक एक कार्बन शॉर्ट करते जाओ और उस कार्बन को मूव कराते जाओ बची हुई चेन पे, आपको नए नए आइसोमर्स मिलते जाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि उसमें से जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको इग्नोर करना है, उनको काउंट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल 5 कार्बन में सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, एक आइसोमर मिला, उसके बाद मैं चेन में से आखिरी वाला मिथाइल ग्रुप निकाल लूंगा और बची हुई 4 कार्बन पे उसको घुमाऊंगा। अब देखो पहले कार्बन से मत घुमाना शुरू करना, क्योंकि पहले कार्बन पे ही ये जो कार्बन आपने निकाल लिया है, अगर वो बची हुई चेन के पहले कार्बन पे ही लगा दोगे तो बात तो वही हो जाएगी, फिर से 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन। इसलिए सेकंड कार्बन से हम लोग मूव कराते हैं। चलो इस कार्बन पे मूव करा दिया, बिल्कुल दूसरा आइसोमर मिला। फिर बच्चों ने कहा कि सर अब इस पे मूव कराया तो इस पे भी मूव कराइए। मैंने कहा देखो मैं मूव तो करा दे रहा हूं बट मुझे कोई नया आइसोमर नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग राइट से स्टार्ट होगी 2 मिथाइल ब्यूटेन और इसमें नंबरिंग बेटा लेफ्ट से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये तो सेम आईयूपीएसी नेम, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, आइसोमर्स जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उनके नाम सेम नहीं हो सकते। इसका मतलब आपने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया था। फिर क्या करें, हम इस पे मूव करा नहीं सकते, इस पे ले आएंगे तो 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो जाएगी, यानी 4 कार्बन में यही एक आइसोमर मिला। अब क्या करें, चेन को और छोटा करें, 3 कार्बन, 3 कार्बन किया बेटा, बचे अपने पास 2 कार्बन। मैंने बताया ना फर्स्ट और लास्ट पे लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो अब मिडिल वाले पे ही दोनों कार्बन लगा देते हैं। बीच वाला कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, हाँ तो कोई बात नहीं, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बना सकता है बिल्कुल आराम से। तो बताओ टोटल पेंटेन में अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप कोशिश करके देख लो, आपको इसके अलावा बच्चों कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी। सो वी हैव ए बी एंड सी, या चलो 1 2 3 में करो, 1 2 एंड 3। अब मैं इसमें लिखूंगा कि बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, मान लो क्वेश्चन में एक ये स्ट्रक्चर दे दिया और एक ये दे दिया और पूछ दिया व्हाट इज रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2। तो आप कहोगे बच्चों कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट यहाँ पेरेंट चेन 5 कार्बन की है, यहाँ 4 कार्बन की है, यानी पेरेंट चेन की लेंथ डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दे आर CI, दे आर CI। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मान लो 2 और 3 दे रखा है या 1 और 3 दे रखा है, तो 1 एंड 3 में बच्चों देखो रिलेशन, उसी तरह 2 और 3 में 3 पेयर्स बने, तो 1 और 3 में, 1 में बच्चों 5 कार्बन की चेन और 3 में 1 2 3 कार्बन की चेन, फिर से चेन लेंथ डिफरेंट हो गई, दे आर एग्जांपल्स ऑफ चेन आइसोमर्स। 2 एंड 3, 2 एंड 3 जल्दी से बताओ क्या हुए, 4 कार्बन की पेरेंट चेन और 3 कार्बन की पेरेंट चेन, अगेन दे आर चेन आइसोमर्स, अगेन दे आर बच्चों चेन आइसोमर्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पेंटेन के बाद अगले पे बढ़ जाते हैं, हेक्सेन। So pentane has how many isomers actually? How many structural isomers? 3. And all 3 isomers are chain isomers. All 3 isomers are chain isomers. Moving on to hexane. अब यहां से थोड़ा मजेदार बात स्टार्ट हुई, यहां से थोड़ा मजेदार बात स्टार्ट हुई। हेक्सेन, हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बच्चों C6H14, C6H14, ओके। C6H14 चलो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली चेन 1, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो गई। फिर 5 कार्बन रहने देंगे, आखिरी वाला कार्बन उठा के बची हुई चेन पे मूव कराएंगे 1 बाय 1 और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कलेक्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 1, 6 कार्बन हो गए। दिस इज 6 कार्बन की पेरेंट चेन, 5 कार्बन की पेरेंट चेन। 5 कार्बन की पेरेंट चेन पे अभी बताओ इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, यानी 2 मिथाइल पेंटेन, बिल्कुल। अगर इसको मैं यहां से उठा के मिथाइल ग्रुप को बेटा 3rd कार्बन पे ले आऊं तो 3 मिथाइल पेंटेन, फिर से एक नया आइसोमर ड्रॉ कर पाएंगे हम, बिल्कुल सही। तो 5 कार्बन की चेन और 3rd कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, देखो 1 2 3 4 5,
नंबरिंग चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, मिथाइल ग्रुप पोजीशन नंबर 3 पे ही आएगा। दैट्स व्हाई दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन। अब क्या करें? एक बच्चे ने कहा कि सर अब इसको उठा के आप यहां पे कर दो, 4th कार्बन पे। नहीं बेटा, उस समय वो 4th कार्बन नहीं बचेगा, क्योंकि जैसे ही आप इस कार्बन को कार्बन नंबर 4 पे ले आओगे तो नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल हमने पढ़ा है ना, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन शुड बी रन फ्रॉम दैट साइड which gives us lowest number of locates। ठीक है, तो यहां पर हम लोग नहीं ला सकते, नहीं तो इसके इक्विवेलेंट जनरेट हो जाएगा। तो कार्बन चेन को और कट शॉर्ट करो, एक मिथाइल ग्रुप और निकाल लेते हैं, एक मिथाइल ग्रुप और निकाल लेते हैं। एक बार दोनों को एक ही पे रख देते हैं और एक बार दोनों को बच्चों अलग अलग कार्बन पे रख देते हैं। this one is बोलो 2,3 dimethyl butane, while this is 1, 2, 3, 4. This is 2,2 dimethyl and this is 2,3 dimethyl butane. Okay, तो टोटल हमें कितने आइसोमर्स मिले बच्चों? 5 आइसोमर्स। 5C2 के हिसाब से अपने पास कितने पेयर्स बने? 10 पेयर्स। और उन 10 पेयर्स के बीच में हम लोग रिलेशन चेक करने वाले हैं कि कौन सा CI है कौन सा PI है। PI क्या होते हैं? जिनमें पेरेंट चेन सेम रहती है और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये डिफरेंट रहती है। ठीक है, उन्हें हम पोजीशन आइसोमर्स कह सकते हैं, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट का सबके साथ देखो 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5। अच्छा, मैंने 5C2 लेके बोल दिया कि 10 पेयर्स बनेंगे, तो शायद इसमें जो नीट वाले बच्चे होंगे उनको 5C2 का मतलब नहीं समझ में आएगा। बेटा ये कॉम्बिनेशन से मैंने निकाला कि कितने पेयर्स बन सकते हैं, बिकॉज वी हैव 5 डिफरेंट आइटम्स एंड वी आर टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो वो एक मैथमेटिक्स का तरीका होता है। अब सेकेंड वाले का सबके साथ रिलेशन ले लो, तो 2 का 3 के साथ, क्योंकि 2 का 1 के साथ तो ऑलरेडी ले चुके हैं, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5। अब इसी तरह 3 का सबके साथ ले लो, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ। ठीक है, लास्ट 4th का 5th के साथ रिलेशन। हमें क्या लिखना है कि कौन से आइसोमर्स चेन आइसोमर्स हैं और कौन से पोजीशन आइसोमर्स हैं। चलो बताओ बच्चों, 1 and 2 6 कार्बन की चेन और 5 कार्बन की चेन। यहां पर देखो ना बच्चों, स्ट्रेट चेन जो है दैट इज 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन और 5 कार्बन की चेन, सो दे आर चेन आइसोमर्स CI। 1 and 3, 1 और 3, फिर से 6 की चेन 5 की चेन, चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। 1 and 4, 6 की चेन और 4 कार्बन की चेन CI। 1 and 5, 6 की चेन 4 की चेन CI। 2 and 3, ध्यान से देखना बच्चों, 2 and 3 पेरेंट चेन इज ऑफ सेम लेंथ, 5 कार्बन की ही चेन है, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। बट नाम देखो जरा, 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन। जो मिथाइल ग्रुप जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहां हम ट्रीट कर रहे हैं जिसको, वो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कार्बन नंबर 2 से चेंज होके कार्बन नंबर 3 पे आ गई, इसलिए दे आर पोजीशन आइसोमर्स, दे आर पोजीशन आइसोमर्स। PI मतलब पोजीशन आइसोमर्स। नाउ 2 and 4, 5 कार्बन की चेन 4 कार्बन की चेन, तो CI। 2 and 5, 5 कार्बन की चेन और ये 4 कार्बन की चेन CI। नाउ 3 and 4, ये 5 कार्बन की चेन है बच्चों और ये 4 कार्बन की चेन है, डिफरेंट है, तो CI। सिमिलरली 3 and 5, अगेन 5 कार्बन की चेन और 4 कार्बन की पेरेंट चेन, सो CI। एंड इन द एंड 4 and 5,
यहां पर भी 4 कार्बन की पेरेंट चेन और यहां पर भी 4 कार्बन की पेरेंट चेन, तो ये CI तो नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो क्या होंगे ये, देखो यहां पर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज 2,3, जबकि यहां पर 2,2, यानी पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज डिफरेंट। सो दिस इज पोजीशन, दे आर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, हमने टोटल 5 आइसोमर्स ड्रॉ किए। हेक्सेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं बच्चों? हेक्सेन हैज 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में टोटल 10 पेयर्स बनेंगे, और उन 10 पेयर्स के बीच में रिलेशन क्या क्या है, चेन आइसोमर का है या पोजीशन आइसोमर का है, वो भी हमने देख लिया। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि एल्केन्स में 2 ही तरह के आइसोमेरिज्म हम लोगों को देखने को मिलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। द लास्ट वन इज हेप्टेन। ये थोड़ा और मजेदार है, मॉलिक्यूल आप जितना बड़ा करते जाओगे उतने ज्यादा आइसोमर्स आपको मिलते जाएंगे। C7H16, ओके, 7 कार्बन, 7 कार्बन में पहले 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाएंगे, फिर 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना के एक मिथाइल ग्रुप को बारी बारी मूव कराएंगे, फिर 5 कार्बन की चेन बना के 2 मिथाइल ग्रुप्स को मूव कराएंगे, फिर 4 कार्बन की चेन बना के 3 मिथाइल ग्रुप्स को मूव कराएंगे। अब देखो कुछ गधे सोच रहे हैं कि फिर 3 कार्बन की चेन बना के 4 मिथाइल ग्रुप को मूव कराएंगे, नहीं, वो नहीं होगा। देखो जरा, भावनाओं में बहना नहीं है बेटा। पहला 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, 1 7 कार्बन स्ट्रेट चेन। दूसरा 6 कार्बन की चेन बनाई, 1 2 3 4 5 6, और सेकेंड कार्बन से ही मूव कराना हम लोग शुरू करते हैं। तो सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल डाला, यहां पे डालूं, यहां पर है तो बेटा 1 2 3 4 5 6, सो इट इज 2 मिथाइल हेक्सेन। फिर थर्ड पे ले आऊंगा, थर्ड कार्बन पे अगर इस मिथाइल ग्रुप को मूव कराऊंगा, डिफरेंट मिलेगा, बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। देखो थर्ड कार्बन पे मैंने मूव करा दिया, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल हेक्सेन एंड 3 मिथाइल हेक्सेन। अब जब मैं थर्ड से फिर फोर्थ पे ले आऊंगा तो नंबरिंग लेफ्ट से शुरू हो जाएगी, क्योंकि इधर से लोएस्ट नंबर मिलेगा सब्स्टिट्यूट कार्बन बियरिंग दी सब्स्टिट्यूएंट को। तब वो फिर से क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, किसके इक्विवेलेंट, इसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये जो कंपाउंड बनाया है आपने, इसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसलिए उस स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। तो अब 6 कार्बन में यही 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हुए। अब किस पे मूव करते हैं, 5 कार्बन। जब 5 कार्बन पे चलते हैं तो अपने पास कितने मिथाइल ग्रुप्स मिल गए मूव कराने के लिए, 2 2 मिथाइल ग्रुप्स मिल गए बच्चों, 2 2 कार्बन फ्री हो गए, क्योंकि टोटल 7 कार्बन है। पहले एक ही कार्बन पर दोनों मिथाइल ग्रुप्स रखेंगे, तो कार्बन नंबर 2 पे देखो, यहां पर 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 2 पे यानी सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप रखे मैंने। फिर क्या करूंगा मैं, थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स रखेंगे बेटा, दिस इज 5 कार्बन की चेन और 2 मिथाइल ग्रुप्स ऑन सेकेंड कार्बन, 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन। एंड यहाँ पे 5 कार्बन की चेन, थर्ड कार्बन पे 2 2 मिथाइल ग्रुप्स, 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन, अलग अलग कंपाउंड्स हैं। ठीक है, नाउ अब यहां से उठाकर बेटा मैं यहां पर ले जाऊं अगर इस कार्बन पर, तो देखो इसी के इक्विवेलेंट, तब नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगी, और सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, यानी इधर से देखो सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा। और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स को हम लोग आइसोमर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो 5 कार्बन की चेन पे और क्या पॉसिबिलिटी है, अब एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप मत रखो, 2 अलग अलग कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स को हम लोग रखेंगे। तो 1 2 3 4 5, सेकेंड और थर्ड पे रख दें, बिल्कुल सही। और क्या कर सकते हैं, सेकेंड और फोर्थ पर रख दो बच्चों, इसको सेकेंड पर ही रहने दो, इसको फोर्थ पे मूव करा दो। अब कुछ बच्चों ने कहा कि सर थर्ड और फोर्थ पे करा दिए, इसको उठा के यहां कर दीजिए तो थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। नहीं बच्चों, तब नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगी, फिर से सेकेंड और थर्ड हो जाएगा, यानी सेकेंड और थर्ड वाले के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, नाउ एट्थ, तो अब इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची।
अब एक बात बताओ, दोनों मिथाइल ग्रुप्स को जोड़ के क्यों ना मैं इथाइल ग्रुप बना दूं और 5 कार्बन की ही पेरेंट चेन रहने दूं और इथाइल ग्रुप बनाऊं। इथाइल ग्रुप को आप यहां पर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आप यहां पर रखोगे बेटा तो प्रिंसिपल चेन आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी और नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3, यानी 3 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। और 3 मिथाइल हेक्सेन आप ऑलरेडी यहां पर ड्रॉ कर चुके हैं, इसलिए सेकेंड कार्बन पर हम इथाइल ग्रुप नहीं रख सकते। जरा थर्ड कार्बन पर रख के देखते हैं। जब थर्ड कार्बन पर हमने रखा तो 1 2 3 4 5, यस, अब बोलो 1 2 3 4, 5। बताओ क्या मिला? 3 इथाइल पेंटेन। किसी भी स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट ये 8th वाला स्ट्रक्चर नहीं है। ऊपर से 7 स्ट्रक्चर्स में से किसी भी स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट ये 8th स्ट्रक्चर नहीं है, सो इट्स अ डिफरेंट आइसोमर। अब 5 कार्बन में पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे? 4 कार्बन पे मूव करेंगे, एक मिथाइल ग्रुप को और निकालेंगे। और इसमें खूब घर पे ड्रॉ करने की कोशिश करना, खासकर से 11th वाले बच्चे जो हैं, कि क्या क्या तुम बना सकते हो, लेकिन बनेगा एक ही जो मैं तुम्हें बनाकर दिखाता हूं। ये नंबरिंग बोलो, राइट टू लेफ्ट होगी या लेफ्ट टू राइट होगी? लेफ्ट टू राइट होगी बच्चों, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसका नाम क्या आएगा? 2,2,3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, so there are how many different structural isomers of heptane? There are 9 isomers. There are 9 isomers. Pairs कितने बनेंगे? Pairs कितने बनेंगे? We'll get 36 pairs. तो 36 pairs तो अब बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम लोग बस देख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। बताओ, स्ट्रक्चर 1 और 2 के बीच में क्या होना चाहिए बच्चों? 7 कार्बन की चेन है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बोलना बच्चे, 7 कार्बन की चेन और 6 कार्बन की चेन, क्या हुआ? चेन आइसोमर। सेकेंड और थर्ड में देखो बच्चों, सेकेंड और थर्ड में आप देखोगे तो 6 कार्बन 6 कार्बन, यानी पेरेंट चेन तो सेम है, चेन आइसोमर नहीं है। बट सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल और यहां थर्ड पोजीशन पे, यानी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो गई। सो सेकेंड एंड थर्ड आर पोजीशन आइसोमर्स। थर्ड एंड फोर्थ 6 कार्बन की चेन, और फोर्थ में देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो थर्ड और फोर्थ के बीच में अगर मैं रिलेशन देखूं बच्चों तो बताओ, 6 कार्बन की पेरेंट चेन और 5 कार्बन की पेरेंट चेन, ये चेन आइसोमर हो गए। अगर चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर्स दोनों हैं कहीं पे, तो चेन आइसोमर को हम प्रेफरेंस देते हैं। जो आरटीएफ एमसीपी वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, बाद में उसको इलेबोरेट करके क्वेश्चंस में हम लोग अप्लाई करेंगे, तब बेहतर ढंग से उसको समझ में आए, समझ पाएंगे। पहले 6 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलो फोर्थ और फिफ्थ के बीच में रिलेशन देखते हैं बेटा। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में नंबरिंग चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, बात बराबर ही है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट बेयरिंग कार्बन को 3 नंबर ही मिलेगा। नाउ 5 कार्बन की पेरेंट चेन और 5 कार्बन की पेरेंट चेन, तो चेन आइसोमर तो नहीं हो सकते। यहाँ 2,2 है पोजीशन और यहाँ 3,3 है पोजीशन मिथाइल ग्रुप की, यानी सब्स्टिट्यूएंट की। सो they have different position of substituents, so they are position isomers। 6th और 7th के बीच में रिलेशन इसी तरह हम लोग देखें। नंबरिंग बेटा 1 2 3 4 5, दिस इज 1 2, इसमें नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कहीं से भी कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5 बेटा, 5 कार्बन की पेरेंट चेन 5 कार्बन की पेरेंट चेन, तो चेन आइसोमर तो नहीं हो सकते ये। दिस इज 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन एंड दिस इज 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। पेरेंट चेन तो सेम है, बट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, that is methyl group, is different, so they are position isomers। So what is the relation between isomer number 6 and isomer number 7? They are position isomers। अच्छा, 7th और 8th के बीच में बात करते हैं। 7th और 9th के बीच में बात करते हैं।
तो 7th और 9th के बीच में 5 कार्बन की चेन और 4 कार्बन की चेन लेंथ ही डिफरेंट हो गई, सो दे आर चेन आइसोमर्स। तो हमने कहां तक देख लिए? कार्बन नंबर 7 तक ड्रॉ करके देख लिए। कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 10 को हम ड्रॉ नहीं करेंगे, बस उनके नंबर्स याद रखेंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि पहले एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स हम लोग कि कौन कौन से आइसोमर्स बनते हैं हम लोग हमारे एल्केन्स में, और फिर उसके बाद उनको टैबुलेट कर लेंगे ताकि याद करने में, मेमोराइज करने में हमें इजी रहे। पढ़ने की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं ये हमें लिखना है। पहला मीथेन, दूसरा C2H6 इथेन, तीसरा C3H8 प्रोपेन, चौथा C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन, C7H18 हेप्टेन, C7H16 होगा बच्चों, क्या होगा? CnH2n+2 के हिसाब से बनाएंगे ना, C7H16 हेप्टेन, एंड ऑक्टेन का क्या होगा? C8H18। नोनेन का क्या होगा बच्चों? C9H20 और C10 डेकेन, C10H22। अब वन बाय वन इनके हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देख लेते हैं, कितने स्ट्रक्चर्स मतलब पॉसिबल हैं, कितने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। जब टेबल बना लेंगे, टैबुलेट कर लेंगे, तो हमें मेमोराइज करने में ये इजी हो जाएगा, मेमोराइज करने में इजी हो जाएगा। एक सेकंड रुकेंगे। नहीं नहीं, बोलिए। यहां से शुरू करिएगा। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। प्रोपेन में एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ब्यूटेन में हमने 2 स्ट्रक्चर्स देखे, पेंटेन में बेटा 3 देखे, हेक्सेन में 5, हेप्टेन में 9, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन का याद रखना है 18, 35 एंड 75। इसका बस आपको याद रखना है। तो देखो, कितने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स ये एल्केन्स शो कर सकते हैं या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो कर सकते हैं। ब्यूटेन में हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं। ब्यूटेन में देखो, ब्यूटेन में 2, ब्यूटेन में 2, पेंटेन में 3, हेक्सेन में 5, हेप्टेन में 9। तो ब्यूटेन में 2, पेंटेन में 3,
हेक्सेन में 5, हेप्टेन में 9, अब ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन 18, 35 एंड 75। और ये जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हम लोग कैसे देखते हैं? एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने अभी तक एल्केन्स के आइसोमर्स देखे हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला था बच्चों CnH2n+2, CnH2n+2, और ये केवल या तो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं और पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। या तो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं या पोजीशन आइसोमेरिज्म, दो ही तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। स्टीरियो जब पढ़ेंगे तब इस स्टीरियो के बारे में बात करेंगे कि स्टीरियो में कौन सा ज्योमेट्रिकल शो करेंगे, ऑप्टिकल शो करेंगे या कन्फर्मेशनल शो करेंगे, वो तब की तब देखी जाएगी। वो भी करते हैं, बट स्ट्रक्चरल में ये दो ही तरह के करते हैं। कौन कौन से? चेन एंड पोजीशन। कुछ कुछ हमने एग्जांपल्स करके देखे भी। अब देखो मुद्दा यहां नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन हम लोगों से पूछ दिया कि भाई देखो, जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि इस कंपाउंड के मोनोक्लोरिनेशन पे कितने आइसोमर्स बनेंगे, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, या डाइक्लोरिनेशन पे या डाइब्रोमिनेशन पे कितने आइसोमर बनेंगे। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों अपने को एल्काइल ग्रुप्स कितने जनरेट हो रहे हैं, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स कितने जनरेट हो रहे हैं एल्केन से, वो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि एक एल्केन कितने डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स जनरेट कर सकता है। तो अब अपना आइसोमेरिज्म, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स पॉसिबल, या इसको इसी हेडिंग में पढ़ लो कि आइसोमेरिज्म इन एल्काइल ग्रुप्स, आइसोमेरिज्म इन एल्काइल ग्रुप्स। ये बेसिकली आइसोमेरिज्म इन एल्काइल ग्रुप से बोलने से मेरा मतलब ये है कि कोई भी एक एल्काइल ग्रुप है वो कितने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जनरेट कर सकता है। ठीक है ना? अब बच्चों के दिमाग में आया कि सर ये एल्काइल ग्रुप क्या था? तो एल्काइल ग्रुप पहले से वैसे आप लोगों ने IUPAC में पढ़ रखा है, बट मैं फिर से एक बार बता दूं कि बच्चों जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम हम लोग निकाल देते हैं तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, जहां पर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप जोड़ सकते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? एल्काइल। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन आप निकालोगे तो क्या बनेगा? एल्काइल। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2। अब इसमें से एक हाइड्रोजन बच्चे निकाल दे तो क्या मिल जाएगा? CnH2n+1। you'll get CnH2n+1. this is 1. okay, when one hydrogen is removed from alkane we get the alkyl group which has one free valency, जहां पर we can attach either functional group or any other substituent. चलो, तो मैं अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। एक तरफ मैं एल्केन लिख रहा हूं, मतलब एल्काइल ग्रुप लिख रहा हूं, दूसरी तरफ आपको उसका नाम लिखना है। बेटा मीथेन क्या था? मीथेन था CH4। CH4 से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, एक वैलेंसी फ्री हुई, दिस इज मिथाइल। इथेन से C2H6 से एक रिमूव किया तो C2H5। प्रोपेन से एक रिमूव किया, C3H8 से एक रिमूव किया तो C3H7। C4H10 से एक रिमूव किया तो C4H9। ये मैं पूरी होमोलोगस सीरीज 10 कार्बन तक की तुम्हें दिखा दे रहा हूं। अच्छा, एक होमोलोगस सीरीज के बीच में डिफरेंस कितना होता है दो कॉन्सेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में? CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है ना? देखो CH2 आप ऐड करते जाओ बेटा, अगला मेंबर आपको मिलता जाएगा। यही है होमोलोगस सीरीज। C5H11, C5H11। सिक्स्थ वन इज हेक्सेन में से एक निकाल दो, C6H12, H14 में से एक निकालो, C6H13। ये जो मैं डैश डैश शो कर रहा हूं, इसका मतलब एक एक फ्री वैलेंसी इनके पास है, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो एक बॉन्ड खाली हो गया।
C7H16 में से एक रिमूव कर दो तो C7H15, C8H18 में से एक रिमूव कर दो तो C8H17, C9H20 में से एक रिमूव कर दिया बच्चों हम लोगों ने C9H19, और सिमिलरली डिकेन यानी C10H22 में से एक रिमूव किया तो C10H21। इनके अगर हमें नाम लिखने हो बच्चों, सॉरी, इनके अगर हमें नाम लिखने हो तो बहुत सिंपल है। जिस एल्केन से एल्काइल ग्रुप बन रहा है उसी के एंड में आइल लगा दो। मीथेन से इट विल बी मिथाइल, इथेन से इट विल बी इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। अब कौन सा प्रोपाइल वो बाद में देखेंगे। प्रोपाइल में नॉर्मल प्रोपाइल भी होता है, आइसो प्रोपाइल भी होता है, तो उसीलिए तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ब्यूटेन में अब तुम कहोगे सर एन ब्यूटाइल ग्रुप है या सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है या आइसो ब्यूटाइल ग्रुप है या टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो उसी के लिए मैंने क्या बताया बेटा, ये अगला टॉपिक हम लोग पूरा पढ़ने जा रहे हैं, उसी की तैयारी हो रही है। तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोनाइल, एंड डेकेन से डेकाइल। ओके, ये हैं हमारे एल्काइल ग्रुप्स जिनके बारे में अब हमें चर्चा करनी है। अच्छा, कहां तक हम लोग करके देखेंगे, 7th तक करके देखेंगे। कहां तक करके देखेंगे, 7th तक करके देखेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के फिनोमेनन किस एल्केन से स्टार्ट हुई थी, ब्यूटेन से, क्योंकि मीथेन, इथेन, प्रोपेन में तो क्या था, एक ही एक स्ट्रक्चर पॉसिबल था। बट देखो जब हम एल्काइल ग्रुप पढ़ेंगे तो ब्यूटेन से नहीं बल्कि प्रोपेन से ही स्टार्ट हो जाएगा आइसोमेरिज्म। लेट्स सी, अपने पास बच्चों मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप में एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्या इसके अलावा और कोई हाइड्रोजन आप रिमूव कर सकते हैं, नहीं। तो मिथाइल में एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है एंड दैट इज दिस। सिमिलरली इथेन, जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन आप रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, जो CH4 होता है, CH4 उसे क्या कहते हैं, उस कार्बन को क्या कहते हैं, मिथाइल कार्बन। जो कार्बन किसी एक दूसरे कार्बन से, एक अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है, वन अदर कार्बन, द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू वन अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू टू डिफरेंट कार्बन एटम्स is secondary carbon. The carbon which is directly attached to three different carbon atoms is tertiary carbon. The carbon which is directly attached to four different carbon atoms is called quaternary carbon. ठीक है ना। तो यहां से बेटा आप कोई एक ही हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो बिकॉज ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट, चाहे इस कार्बन से निकालो चाहे इस कार्बन से। तो इथाइल में भी कुछ खास अपने को फायदा नहीं मिला, इट विल ऑल्सो हैव वन स्ट्रक्चर ओनली। जब हम कार्बन नंबर 3 पे गए, जब हम कार्बन नंबर 3 पे गए तब बताओ हमारे पास बच्चों वी हैव दिस स्ट्रक्चर। भाई प्रोपेन का तो एक ही स्ट्रक्चर है, पहले तो चेन ड्रॉ करके देख लेना। प्रोपेन में एक ही चेन बनेगी। अब प्रोपेन के पास आई मुद्दे की बात, ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन दो अलग कार्बन एटम से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन एटम। एंड इट इज अगेन डायरेक्टली कनेक्टेड टू वन कार्बन, सो इट इज प्राइमरी कार्बन। दोनों प्राइमरी कार्बन तो इक्विवेलेंट हैं, दोनों प्राइमरी कार्बन एटम्स जो है बेटा वो इक्विवेलेंट हैं, तो उनसे जुड़े हुए ये 6 हाइड्रोजन एटम्स क्या हैं, इक्विवेलेंट। आप किसी एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करोगे इन 6 में से
तो यू विल गेट द सेम स्ट्रक्चर, यू विल गेट द सेम स्ट्रक्चर। हाँ, लेकिन ये वाला दोनों डिफरेंट है, ये दोनों बाकी के 6 से डिफरेंट है। आपस में तो ये दोनों सेम सेम है क्योंकि दोनों सेकेंडरी कार्बन पे ही हैं, सेम कार्बन पे। तो हम या तो प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दें या सेकेंडरी कार्बन से। तो अब देखो शॉर्ट में इसको करने का तरीका क्या होता है। आप पहले चेन ड्रॉ कर लीजिए कि प्रोपेन में कितनी चेन्स पॉसिबल हैं। तो हम सभी जानते हैं कि प्रोपेन में एक ही चेन पॉसिबल है, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन। अब बेटा यहां से आप रिमूव कर सकते हो इस कार्बन से हाइड्रोजन को, 1 प्रोपाइल मिला। आप यहां से कर सकते हो 2 प्रोपाइल। क्या यहां से करना उचित रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे ही यहां से करोगे क्या फिर से मिल जाएगा 1 प्रोपाइल। एज आई टोल्ड यू, these 6 hydrogen atoms are equivalent hydrogen atoms because they all 6 hydrogen atoms are directly connected to equivalent primary carbon atoms. While these 2 hydrogen atoms are equivalent to each other but different from other 6. तो एक यहां से और एक यहां से, इस चेन में 2 आइसोमर्स मिले। दोनों आइसोमर्स के अब नाम देख लो। दोनों आइसोमर्स के जब आप नाम देखोगे बेटा, तो एक मिला आपको CH3 CH2 और यहां CH3 में से एक आपने निकाल दिया है। दिस इज 1 प्रोपाइल करने से बढ़िया कॉमन नेम मैं तुमको बता दे रहा हूं, N प्रोपाइल। क्या बोल देते हैं इसको अपन? N प्रोपाइल यानी नॉर्मल प्रोपाइल। N प्रोपाइल नाम याद रखना, जरूरत पड़ती है। और जब यहां से आप निकालोगे देन CH3 CH, बीच वाले कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। जब सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होता है, सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होता है, नंबरिंग आप इधर से मान लो करते हुए आ रहे हो, सेकंड लास्ट कार्बन है ये, लास्ट ये वाला है। तो सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो उसे आइसो कहते हैं। तो क्या हो गया ये? दिस इज आइसो प्रोपाइल। ये कॉमन नेम्स है, ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में इनका यूज होता है। तो इट हैज 2 आइसोमर्स, 2 एल्काइल ग्रुप्स पॉसिबल है यहाँ पे, N प्रोपाइल एंड आइसो प्रोपाइल। कोई शक, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। 3 कार्बन पे हो गया, 3 कार्बन में भाई फर्स्ट में कोई ऑप्शन ही नहीं था, 4 ही हाइड्रोजन थे, एक ही कार्बन पे जुड़े थे, कोई भी एक निकाल दिए। सेकंड में भी 6 के 6 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट थे, तो वहां पे भी एक। बट थर्ड वाले में 2 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन एटम्स थे। जितने डिफरेंट टाइप के कार्बन होंगे उतने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन जिस कार्बन पे जुड़ा होता है उसी के साथ उसी जैसा ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज प्राइमरी एल्काइल ग्रुप क्योंकि ये वाला एल्काइल ग्रुप एक ही अलग कार्बन से जुड़ा है, व्हाइल दिस इज सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप क्योंकि ये 2 अदर कार्बन एटम से जुड़ा है। तो प्रोपाइल में 2 मिल गए। अब ब्यूटाइल में देखो, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया बच्चों, पहले क्या बना लेते हैं हम लोग? चेन बना लेते हैं। ब्यूटाइल क्या है? C4H9। प्रोपाइल क्या था अपना? C3H7। प्रोपाइल थर्ड नंबर पे हमने क्या पढ़ा है? प्रोपाइल पढ़ा है। एंड प्रोपाइल इज व्हाट? C3H7। ठीक है, C3H7 ये जो हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल जाहिर सी बात है किससे बना है? ब्यूटाइल बना है ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करके। ब्यूटाइल बना है ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करके। ठीक है ना? चलो पहले तो 4 कार्बन की जो डिफरेंट चेन्स पॉसिबल हैं वो बना लेते हैं। 4 कार्बन में कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे? 2 स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले ही एल्केन में देख के आए। कौन कौन सा स्ट्रक्चर? 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन और फिर 3 कार्बन की चेन और उससे जुड़ा हुआ एक कार्बन। अच्छा, एक ही कार्बन से जुड़े हुए जितने भी कार्बन होते हैं वो आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। कहने का मतलब क्या है? जैसे ये तीनों कार्बन सेम कार्बन से जुड़े हैं तो ये तीनों कार्बन आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, आप यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो, आपको नॉर्मल ब्यूटाइल मिलेगा। आप यहां से एक रिमूव कर सकते हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल मिलेगा। यहां से आप रिमूव करने जाओगे इसी के इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहां से एक रिमूव करोगे इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट तो ड्रॉ करते नहीं है। यहां पर बोलो, यहां से रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल प्राइमरी कार्बन है।
यहां से रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल। दिस कार्बन इज 1 2 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए टर्शरी कार्बन। इस कार्बन पे आ जाओ, नहीं बच्चों, नहीं निकाल सकते, ना इससे निकाल सकते ना इससे, क्योंकि इससे ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये तीन के तीनों कार्बन सेम कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए क्या है, इक्विवेलेंट कार्बन एटम्स। तो तीनों में से किसी एक से ही निकालोगे, नहीं तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा। तो बेटा इस चेन में कितने अल्काइल ग्रुप्स मिले, 2, और इस चेन में भी कितने मिले, 2। टोटल ब्यूटाइल में कितने मिले, C4H9 में टोटल कितने आइसोमर्स मिले, हमें मिले 4। कितने मिले बच्चों, 4 मिले। 4 कौन कौन से मिले, उनके कॉमन नेम्स अपने को याद रखने हैं। जब स्ट्रेट चेन वाला, ये वाला पहले वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले की, तो CH3 CH2 CH2 and CH2, this is beta N-butyl, N-butyl, ठीक है ना, नॉर्मल ब्यूटाइल स्ट्रेट चेन, बिल्कुल। फिर अब इस वाले की बात कर रहा हूं, यानी यहां से हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो CH3 CH2 CH CH3, इसके पास दो हाइड्रोजन थे, एक रिमूव कर दिया। अब ये बताओ, सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है, सो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये कॉमन नेम्स पता होने चाहिए क्वेश्चंस में, जैसा कि मैंने बताया डायरेक्टली यूज होते हैं। अब कुछ बच्चों ने कहा कि सर आइसोब्यूटाइल नहीं बोल सकते, नहीं बेटा, अभी आइसोब्यूटाइल डिफरेंट है। मैंने क्या कहा था, सेकेंड लास्ट मिथाइल, सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ये तो बताओ, ये सेकेंड लास्ट कार्बन नहीं है, इसके पीछे अभी 1 2, तो अगर ये देखा जाए तो थर्ड लास्ट में इसको ट्रीट कर सकते हो। अब आ जाओ बच्चों, ये वाला क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, CH3 CH CH3 CH2 एंड दिस, ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है बच्चों हमने। अब बताओ, इधर से ही देखोगे तो अब बताओ, ये सेकेंड लास्ट कार्बन और उस पे मिथाइल ग्रुप, नाउ दिस इज आइसोब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल। सेकेंड लास्ट कार्बन पे बेटा क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और यहां से ये वाला अब जब मैं देख रहा हूं, स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर बने हैं, टोटल 4 आइसोमर्स, CH3 C CH3 एंड CH3। बेटा ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है, टर्शरी कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है बीच वाला कार्बन, सो दिस इज टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो ब्यूटेन में हमने कितने देखे, कितने अल्काइल ग्रुप्स पॉसिबल हैं, 4, देयर आर 4 डिफरेंट पॉसिबल अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, पेंटेन से देखते हैं। पेंटेन, पेंटेन से क्या बनेगा, पेंटाइल, C5H11, एक वैलेंसी फ्री है, ठीक है ना, पेंटाइल। पेंटाइल में भी चलो नाम बता दूंगा तुम्हें। पेंटेन में पहले पेंटेन की सभी चेन्स ड्रॉ करके देखेंगे और उसमें फिर पॉसिबल एल्काइल ग्रुप्स देखेंगे, कहां कहां से हाइड्रोजन हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो पेंटेन में कितनी चेन्स पॉसिबल हैं, 3 चेन्स। ब्यूटेन में 2 चेन्स थी, पेंटेन में 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, फिर 4 कार्बन की चेन, 1 मिथाइल ग्रुप, फिर 3 कार्बन की चेन और उस पे 2 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। तो पेंटेन देखो बेटा, पहले फर्स्ट वाले में पॉसिबिलिटी देखते हैं, फिर सेकंड वाले में पॉसिबिलिटी देखते हैं, फिर थर्ड चेन में पॉसिबिलिटी देखेंगे कि कितने कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हैं, उनको रिमूव कर करके कितने डिफरेंट टाइप के अल्काइल ग्रुप्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं। यहां से कार्बन नंबर 1 से निकालोगे, बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। कार्बन नंबर 2 से निकालोगे, बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। कार्बन नंबर 3 से निकालोगे, बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। इस कार्बन से निकालोगे तो इसके इक्विवेलेंट मिल जाएगा, इस कार्बन से इसके इक्विवेलेंट मिल जाएगा। इसलिए हमारे पास टोटल कितने, पहली चेन से कितने आइसोमर्स निकले,
3 आइसोमर्स। पहली चेन से कितने आइसोमर्स निकले? 3 आइसोमर्स। जितनी डिफरेंट पोजीशंस उतने डिफरेंट पोजीशन से, और जितने डिफरेंट टाइप के कार्बन उतनी जगह से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो। अब बोलो बेटा, ये दोनों कार्बन आपस में इक्विवेलेंट हैं? बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं, ये वाला और ये वाला, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू सेम कार्बन एटम। ठीक है ना, दोनों मिथाइल ग्रुप ही है। तो या तो यहां से निकालो या यहां से निकालो। तो यहां से 1 2 3। अब तुम कहोगे सर इधर वाला और इधर वाला तो इक्विवेलेंट होना चाहिए। नहीं बेटा, ये सेकेंडरी कार्बन है जबकि ये टर्शियरी कार्बन है, इस बार इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है। ये फिर से तुम कहोगे सर ये प्राइमरी नहीं, फिर से इक्विवेलेंट नहीं है, ये डिफरेंट है। फर्स्ट और लास्ट डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू टर्शियरी कार्बन, while this primary carbon is directly connected to secondary carbon. So both are primary carbons but both are different. हाँ, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट थे क्योंकि दोनों प्राइमरी भी थे और दोनों सेम कार्बन से कनेक्टेड भी थे। ठीक है ना? तो इसमें कितने आइसोमर्स मिले? 1 2 3 4। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नियोपेंटेन बड़ा फेमस स्ट्रक्चर है। बताओ, बीच वाले कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे तो फ्री वैलेंसी हम क्रिएट कर ही नहीं सकते कि हाइड्रोजन रिमूव करके एल्काइल ग्रुप जनरेट करें। बचे क्या? 4 मिथाइल ग्रुप्स। चारों मिथाइल ग्रुप्स क्या एक ही क्वार्टरनरी कार्बन से कनेक्टेड हैं? बिल्कुल, चारों मिथाइल ग्रुप्स एक ही 4 डिग्री यानी क्वार्टरनरी कार्बन से कनेक्टेड हैं। सो ऑल 4 मिथाइल ग्रुप्स आर इक्विवेलेंट। आप किसी एक पोजीशन से बेटा निकाल सकते हो, इसलिए केवल इस स्ट्रक्चर में एक ही आइसोमर मिलेगा। और इस तरह से हमें टोटल कितने मिल गए? 4 3 7 और 1 8। So this compound has pentyl group has total 8 isomers. इसमें से फेमस याद रखना, जैसे CH3 CH2, ये वाला, इसका नॉर्मल नाम तुम्हें पता होना चाहिए, CH2 CH2 CH2। इसको हम क्या कहते हैं? एन पेंटाइल। क्या कहते हैं? एन पेंटाइल। फिर कहां से और कौन सा याद रख लेना? और तुम याद रख लेना ये वाला याद रखोगे तो CH3 CH CH3 CH2 CH2। दिस इज आइसो, सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, आइसो पेंटाइल। इसमें सेकेंडरी वाला नहीं बताऊंगा क्योंकि सेकेंडरी कई सारे पॉसिबल है। सेकेंडरी यहाँ पे भी है, सेकेंडरी यहाँ पे भी है, सेकेंडरी यहाँ पे भी है। ठीक है ना, सेकेंडरी वाला नहीं बताऊंगा। और ये लास्ट वाला जरूर याद रखना, नियोपेंटाइल। ये जनरली नियोपेंटेन या नियोपेंटाइल नाम से ही तुम्हें आता है। IUPAC नेम से इसको नहीं पूछते हैं, इसको कॉमन नेम से ही पूछते हैं क्योंकि बहुत फेमस है। दिस इज नियो। ये 11th क्लास के बच्चों के लिए है। क्लास तो बड़े आराम से तुम लोग धीमे धीमे पढ़ो बच्चों। अगर टारगेट के बच्चे इसको पढ़ रहे हैं तो बेनिफिशियल तो उनके लिए भी है, सभी के लिए है, बट स्पेशली मैं 11th क्लास के बच्चों के हिसाब से बना रहा हूं, तो बड़ा ही डिटेल में और धीरे धीरे एक एक चीज में बता रहा हूं क्योंकि टारगेट के बच्चों को ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उन्होंने सिंसियरली 11th 12th पढ़ा था तो ये बेसिक्स उनको क्लियर होते हैं। ठीक है ना, बेसिक्स उनको क्लियर होते हैं। बट जिन बच्चों का ठीक है 11th 12th में पोर्शन वीक रह जाता है, वो लोग इन बेसिक क्लासेस को भी करेंगे तो उनको काफी हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो 5 कार्बन में टोटल कितने आइसोमर्स मिले? कितने अल्काइल ग्रुप्स मिले पेंटेन से? पेंटेन से अपने को बेटा 8 अल्काइल ग्रुप्स मिले। अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे थोड़ी देर में। अब देखो हेक्सेन, हेक्सेन से आइसोमर कौन सा मिला था? हेक्साइल, तो C6H13 हेक्साइल। पहले सभी चेन्स बना लें। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि हेक्सेन में कितनी चेन्स बनती हैं टोटल?
पांच डिफरेंट आइसोमर्स बनाते हैं, तो पांच डिफरेंट आइसोमर्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन। फिर चेन को छोटा करते थे, 5 कार्बन की करते थे, और सेकेंड पे मिथाइल। फिर 5 की करते थे, और थर्ड पे मिथाइल। फिर 4 की कर देते थे बेटा चेन, सेकेंड और फोर्थ पे मिथाइल। और फिर 4 की ही चेन पे, सेकेंड पे ही दोनों मिथाइल। ठीक है। अब एरो से हम लोग देखते जाएंगे कि कहां कहां से हम लोग डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स जनरेट कर सकते हैं। बेटा पोजीशन नंबर 1 से, पोजीशन नंबर 2 से, पोजीशन नंबर 3 से, पोजीशन नंबर 4 नहीं होगी, फिर नंबरिंग लेफ्ट टू राइट शुरू हो जाएगी और पोजीशन नंबर 3 हो जाएगी। ये वाला इसके इक्विवेलेंट, ये वाला इसके इक्विवेलेंट, और ये वाला इसके इक्विवेलेंट। इसलिए यहां से टोटल कितने मिले? 3। 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स यहां से हमें मिल गए। अब इस वाले में अभी अब हमने देखा ये दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट, बिकॉज दीज 2 कार्बन्स आर कनेक्टेड टू सेम कार्बन एटम। तो किसी एक से निकालो इन दोनों में से। 1 2 3 4 5। देखो ये प्राइमरी है, बट इसके ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। पिछले वाले में कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये वाला प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, बट ये वाला प्राइमरी टर्शियरी कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली। जब लिंकेजेस ही डिफरेंट है तो कार्बन इक्विवेलेंट नहीं होगा, तो उससे जुड़ा हाइड्रोजन भी इक्विवेलेंट नहीं होगा। आप डिफरेंट आइसोमर जनरेट करोगे, ठीक है ना बेटा? आप क्या करोगे? डिफरेंट आइसोमर जनरेट करोगे। ओके, अब देखो ये बिल्कुल सेंटर वाला है। यहां से कितने मिल गए अपने को? 2 2 4 और 1 5। 5 यहां से मिल गए। अब इस चेन से देखो कितने मिले? 1 2 3 4। नहीं, गलती हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही इस कार्बन से निकालोगे, देखो दिस एंड दिस कार्बन सीम्स टू बी completely equivalent. Similarly, this and this carbon seems to be completely equivalent. Not seems to be, they are actually equivalent. क्योंकि देखो इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, बीच में कार्बन, और नीचे वाले मिथाइल से निकाल सकते हो, क्योंकि ये इनमें से किसी के इक्विवेलेंट नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 3 कार्बन क्योंकि सेंटर वाले कार्बन से जुड़े हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये इक्विवेलेंट होने चाहिए क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़े हैं। ऐसा नहीं होता है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, तो इक्विवेलेंट आपस में नहीं हो सकते, ये किसी के इक्विवेलेंट नहीं है। सो टोटल 4 आइसोमर्स यहां से। अब इस चेन से आ जाओ, इसमें खूब इक्विवेलेंट है, बड़ा ही सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। यहां से बीच से देखो एकदम सिमेट्री, उधर भी वैसा ही, इधर भी वैसा ही। तो ये दोनों कार्बन आपस में इक्विवेलेंट हैं ही, बिल्कुल। ये दोनों कार्बन आपस में इक्विवेलेंट हैं ही, किसी एक से निकलेगा। ये दोनों कार्बन भी आपस में इक्विवेलेंट, और ये दोनों कार्बन भी आपस में इक्विवेलेंट, और ये दोनों भी इक्विवेलेंट, तो ये और ये भी इक्विवेलेंट। ये दोनों भी इक्विवेलेंट, तो ये और ये भी इक्विवेलेंट। यानी ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन एटम्स आपस में इक्विवेलेंट है, और ये 2 कार्बन एटम्स आपस में इक्विवेलेंट है। तो बेटा एक बार यहां से निकाल लो, एक बार यहां से निकाल लो, एक बार प्राइमरी और एक बार टर्शरी एल्काइल ग्रुप जनरेट होगा। यहां से निकालोगे तो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, और यहां से निकालोगे तो टर्शरी कार्बन है ना, टर्शरी एल्काइल ग्रुप। यहां से निकालोगे तो इसके इक्विवेलेंट, यहां से निकालोगे इसके इक्विवेलेंट, यहां से निकालोगे इसके इक्विवेलेंट, यहां से निकालोगे इसके इक्विवेलेंट। सो ओनली 2 आइसोमर्स फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। अब यहां पे देखो ये 3 मिथाइल ग्रुप्स, तीनों मिथाइल ग्रुप ही हैं और सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये आपस में तीनों मिथाइल ग्रुप क्या हैं? इक्विवेलेंट, किसी एक से ही निकलेगा, किसी एक से ही निकलेगा। हाँ ये सेकेंडरी है बिल्कुल। अच्छा ये वाला प्राइमरी और ये वाला प्राइमरी अलग है, क्योंकि ये प्राइमरी क्वार्टरनरी कार्बन से जुड़ा है, जबकि ये प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है। इसलिए दिस कंपाउंड हैज हाउ मेनी आइसोमर्स? 3 एल्काइल ग्रुप्स आर पॉसिबल। तो बताओ एल्काइल ग्रुप के कितने आइसोमर्स मिले? 3 5 8 4 12, 2 14 और 3 17। We get 17 different isomers in from hexane. From hexane, we get 17 different alkyl groups
ठीक है बच्चों। अब लास्ट वाला जो डिटेल में हम लोगों को देखना है वो है हेप्टेन से बनने वाले आइसोमर्स। हेप्टेन से बनने वाले एल्काइल ग्रुप्स जो भी हैं वो हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था बेटा कि हेप्टेन से टोटल कितने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे, 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे। तो सारी 9 की 9 चेन्स बनाएंगे और बारी बारी उसमें सभी एल्काइल ग्रुप्स हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो पहली हो गई 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7, यस 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन। फिर बेटा 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन और सेकंड पे कार्बन। फिर तीसरी कौन सी हो गई, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन और थर्ड पे कार्बन यानी मिथाइल ग्रुप। फिर 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, सेकंड और थर्ड पे कार्बन। फिर 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन लेकिन सेकंड और फोर्थ पे मिथाइल ग्रुप। 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, सेकंड और सेकंड पर ही मिथाइल ग्रुप। 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, थर्ड और थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप। 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन और एक ही कार्बन पर इथाइल ग्रुप। एंड द लास्ट वन इज 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन और एक पे 2 मिथाइल ग्रुप और एक पे 1 मिथाइल। ठीक है, यही 9 स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने ड्रॉ किए थे बच्चों। अब 1 बाय 1 हम लोग सभी स्ट्रक्चर्स में क्या करेंगे, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जितने डिफरेंट पॉसिबल हैं वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, बस अब यहां पर ले आओगे बेटा, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा ये वाला, इसके इक्विवेलेंट और ये वाला इसके इक्विवेलेंट। टोटल 4 मिल गए, यहां से कितने मिल गए, 4। यहां पर देखो ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स इक्विवेलेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 यहां से मिल गए डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप्स। नाउ 1 2 3, ये देखो इक्विवेलेंट नहीं है इधर, 4 5 6 और ये मिथाइल ग्रुप भी तो है, सो 7। नाउ ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स क्या है, इक्विवेलेंट है। तो 1 2 3 4 5 और ये किसी के इक्विवेलेंट नहीं है इसलिए 6। अब ये देखो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल गया, क्या हुआ, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल गया। इस कार्बन के इधर भी वही ग्रुप है, इस कार्बन के इधर भी वही ग्रुप है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से बनाना है 1 2 और 3, बस। अब उसके अलावा बाकी जो भी हैं वो इक्विवेलेंट हैं, ये वाला इसके इक्विवेलेंट, ये वाला इसके इक्विवेलेंट, ये आपस में इक्विवेलेंट, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। And equivalent structures are not treated as isomers. So how many different alkyl groups are possible from this structure? 3 different alkyl groups are possible. Okay. अब बताओ 6th स्ट्रक्चर से देखते हैं हम लोग, ये तीनों alkyl ग्रुप सेम है, तो 1 2 3 एंड 4। तो कितने बन गए बच्चों, यहाँ पे 4 आइसोमर बने। अगेन असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये दोनों मिथाइल ग्रुप आपस में इक्विवेलेंट है, किसी एक से निकालो। और ये दोनों इथाइल ग्रुप्स, इधर वाला इथाइल इधर वाला इथाइल इक्विवेलेंट, तो किसी एक से निकालो। तो 3 यहां से मिल गए हम लोगों को। अगेन असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इस कार्बन से जुड़े हुए इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल और इधर भी इथाइल, तो हम लोग इधर से ही मूव करेंगे। 1 2 3 यहां से मिल गए। अब ये 3 मिथाइल ग्रुप आपस में इक्विवेलेंट और ये 2 मिथाइल ग्रुप आपस में इक्विवेलेंट, बट ये और ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो 1 2 एंड 3। चलो काउंट करते हैं, 3 3 6 3 9 4 13 3 16 6 22 7 29 6 35 4 39। So how many different alkyl groups are possible from the compound heptane
बोलो 39 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर पॉसिबल। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे नेक्स्ट लेक्चर क्या, मैं एक क्वेश्चन तो अभी ही करके दिखा देता हूं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी एल्कीन्स भी देखेंगे कितने पॉसिबल होते हैं, एल्काइंस भी देखेंगे कितने पॉसिबल होते हैं, क्योंकि इन सब चीजों को इलेबोरेट करना या डिटेल में स्टडी करना जरूरी है, यहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी structural isomers are possible on monobromination of ब्यूटेन। ठीक है ना, ऑन मोनोब्रोमिनेशन ऑफ ब्यूटेन। मान लो अपने पास ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 4। ये 4 ऑप्शंस अपने पास दिए हुए हैं। तो बेटा ब्रोमिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन यानी एक हाइड्रोजन हटा के ब्यूटेन में क्या जोड़ना है, एक ब्रोमीन जोड़ना है। एक हाइड्रोजन एटम हटाना है, उसकी जगह पे एक ब्रोमीन एटम जोड़ देना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोब्रोमिनेशन। अगर मान लो मोनोक्लोरिनेशन बोला होता तो एक हाइड्रोजन हटाते और एक क्लोरीन जोड़ देते। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा एल्काइल ग्रुप्स के आइसोमेरिज्म पे ही है क्वेश्चन। तो बताओ, एल्काइल ग्रुप्स में हमने देखा था ना कि भाई ब्यूटेन से तो 2 ही चेन बनी थी और ये 4 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स बने थे। तो योर आंसर शुड बी 4, कि एक बार क्लोरीन को आप यहां जोड़ो, एक बार यहां जोड़ो, एक बार यहां जोड़ो और एक बार यहां जोड़ो, आपको क्या क्या स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, CH3CH2 CH2 CH2 Cl, सॉरी ब्रोमीन है ना, तो Br। दूसरा स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा बेटा, जब आपने यहां जोड़ा सेकेंड वाले कार्बन पे तो CH2 CH3 CH2 CHBr। और ये सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं क्योंकि आपस में कोई भी इक्विवेलेंट नहीं है, आपस में बेटा कोई भी इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, ये 4 मिले। दिस इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन, दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन, दिस इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई। बताओ, जैसे अगर मैं रिलेशन पूछूं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 2 3 4, 4C2 के हिसाब से 6 पेयर्स बने। 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन, 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन, 1 और 3 के बीच में क्या रिलेशन, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में क्या रिलेशन, 2 और 4 के बीच में क्या रिलेशन, एंड 3 और 4 के बीच में क्या रिलेशन। वेदर दे आर चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स, ये हम लोगों को बताना है, क्योंकि अभी 2 ही तरह के मैंने पढ़ाए हैं तुम लोगों को। तो 1 एंड 2, 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन, पेरेंट चेन सेम तो चेन आइसोमर नहीं हो सकता। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रोमो ग्रुप इज डिफरेंट, सो दे आर पीआई, दे आर एग्जांपल्स ऑफ पीआई। 1 एंड 3, 4 कार्बन की पेरेंट चेन और 3 कार्बन की पेरेंट चेन, चेन आइसोमर हो गया। क्या हो गया बच्चों, चेन आइसोमर हो गया, डिफरेंट प्रिंसिपल कार्बन चेन। 2 एंड 3, 4 कार्बन की चेन 3 कार्बन की चेन, अगेन CI चेन आइसोमर्स। 2 एंड 4, 4 कार्बन की चेन और फोर्थ में 3 कार्बन की पेरेंट चेन, डिफरेंट चेन, सो चेन आइसोमर्स। 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में रिलेशन बताओ,
3 कार्बन की पेरेंट चेन, 3 कार्बन की पेरेंट चेन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स की लोकेशन 2,2, क्योंकि 2 पे ही मिथाइल 2 पे ही ब्रोमो, जबकि यहाँ पे 1,2, 2 पे मिथाइल 1 पे ब्रोमो। यहाँ पे 2,2 और यहाँ पे 1,2, सो पोजीशन इज डिफरेंट, दे शुड बी पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर क्यों नहीं हुए? पेरेंट चेन थर्ड और फोर्थ में सेम लेंथ की है, 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज different, that's why they are position isomers PIs. okay, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे छोटा सा। how many how many how many different compounds are obtained on dichlorination of प्रोपेन। अब देखो बेटा, डाइक्लोरिनेशन मतलब अब एक क्लोरो ग्रुप नहीं जोड़ना है, बल्कि दो दो क्लोरो ग्रुप्स जोड़ने हैं। कितने क्लोरो ग्रुप्स जोड़ने हैं? दो दो क्लोरो ग्रुप। ऐसे तो प्रोपेन में केवल एक ही चेन थी और यही दो पॉसिबिलिटी थी, बट नहीं, अब यहाँ पे 1 क्लोरो और 2 क्लोरो नहीं बनाना है, बल्कि एक ही साथ डाई क्लोरो बनाना है। तो देखो बच्चों, हम लोग 3 कार्बन की चेन बनाए, एक बार यहाँ पे क्लोरीन फिक्स्ड, दूसरा क्लोरीन यहीं पे लगा दिया, एक क्लोरीन को फिक्स रखेंगे ऊपर वाले को और नीचे वाले को मूव कराएंगे, तो 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। दूसरा क्या मिला बेटा? पहले वाले क्लोरीन को फिक्स रखो, दूसरे को मूव कराओ, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तीसरा क्या मिला बेटा? पहले वाले को फिक्स रखा, नीचे वाले को मूव कराया, सेकंड से थर्ड पे ले गए, 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन। अब सेकंड वाले को मूव करा दो, पहले वाले को मूव करा दो, पहले वाले को फर्स्ट से मूव करा के सेकंड पे ले आओ। अब सेकंड वाले को अगर यहां मैंने गलती से रख दिया तो बताओ किसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गया? इसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गया, तो वहां नहीं रख सकता। यहां पे गलती से रख दिया, फिर से 1,2 डाइक्लोरो, ये भी 1,2 डाइक्लोरो, इसी के इक्विवेलेंट हो गया, यानी यहां भी नहीं रख सकता। तो ऑप्शन क्या बचा? क्या यहां रख के देखें? 2,2 डाइक्लोरो, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे लोकेशन क्या है? 1,1, यहाँ पे 1,2, यहाँ पे 1,3 और यहाँ पे 2,2। सो टोटल हाउ मेनी आइसोमर्स? टोटल 4 isomers are possible. Total 4 isomers are possible. अगर रिलेशन आप देखना चाहोगे 1, 2, 3 एंड 4 के बीच में, तो बहुत आसानी से देख सकते हो। 1, 2 क्या है भाई? पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि 1,1, 1,2 सभी पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि प्रिंसिपल चेन की लेंथ आप देखो क्या है, सेम है। तो अगर कोई भी आप एक पेयर उठाओ, मतलब दो आइसोमर्स कोई भी आप उठाओ, वो आपस में हमेशा क्या आएंगे? पीआई आएंगे। टोटल कितने पेयर्स यहां बनेंगे बेटा? विल गेट 4 कंपाउंड्स है ना, तो वी विल गेट 6 पेयर्स, और 6 पेयर्स ऑफ पोजीशन आइसोमर्स आर। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जेई में आते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में, और सेकंड लेक्चर में, आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, अभी चेन आइसोमेरिज्म कंप्लीट नहीं हुआ है। चेन आइसोमेरिज्म में हमने केवल एल्केन्स को डिस्कस किया है बेटा। कमिंग लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अबाउट एल्कीन्स, एल्काइंस एंड साइक्लिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। ठीक है, और फिर पोजीशन और चेन को मिक्स करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी मैं पुटअप करूंगा, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, 1-2 दिन पहले की बात है,
ऐसे में ऑफलाइन क्लास ले रहा था, तो वहां पर एक दो बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर आपने इंजीनियरिंग की, वो भी आईआईटी से की, आप किसी एमएनसी में जॉब कर सकते थे, आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते थे, या एमबीए करके फॉरेन जा सकते थे, ये क्या आपने टीचिंग वाला काम चुन लिया। मुझे बड़ी हंसी आई और एक तरफ से दुख भी हुआ कि देखो हमारी कंट्री जहां पर अभी भी बच्चों, इतने अशिक्षित लोग रह रहे हैं, इतने अनएजुकेटेड लोग रह रहे हैं, उस कंट्री में भी अभी एजुकेशन को लेके पूरी जागरूकता नहीं फैल पाई है। ये मतलब हमारे लिए सोचने वाली बात है कि मतलब टीचिंग प्रोफेशन को लोग अपनाने से अभी भी पीछे हट रहे हैं। जो अच्छे माइंड्स हैं वो टीचिंग फील्ड में नहीं जाना चाह रहे हैं। तो फिलहाल उस बच्चे को एक मैंने जवाब दिया तो उसको कुछ थोड़ा समझ में आया। मैंने कहा कि अगर बेटा मैं इंजीनियरिंग करने के बाद कोई दूसरी जॉब करता तो मैं केवल अपने लिए करता, और जो अभी मैं काम कर रहा हूं मेरे पढ़ाने की वजह से हो सकता है तुम्हारा भी करियर बन जाए। पिछले कुछ सालों से जब से मैं टीचिंग कर रहा हूं, मुझसे पढ़े हुए बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनका भी करियर अच्छा हुआ है। यानी जो मैंने मेहनत करके खुद से नॉलेज हासिल की, उसके बेसिस पे मैं अगर दूसरों को भी वो उनके गोल्स, उनके अपने एम को अचीव करने में हेल्प कर पा रहा हूं, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। वो कहते हैं ना, उसको मैंने थोड़ा सा शायराना अंदाज में समझाया था, वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यही जुनून है, यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून है, यही ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सी यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक। रोक दो यहीं पे।